नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वर्ष 2026 तुला के लिए। वार्षिक राशिफल हमेशा बनाना बहुत जटिल होता है, क्योंकि एक वर्ष का कालखंड, एक महीने में ही इतने ग्रह गोचर कर जाते हैं। तो एक वर्ष में किस चीज़ को इंक्लूड करें, किस चीज़ को ना करें, क्योंकि अगर हर गोचर को देखने लग जाए तो अंतहीन बनेगा राशिफल। लेकिन फिर भी एक महत्वता तो होती है वार्षिक राशिफल की, कि एक बृहद स्तर पर वर्ष किस ओर लेकर जा रहा है उसकी विवेचना अगर मिल जाए तो अवश्य जो व्यक्ति राशिफल देखता है, जो समझता है कि भाई ग्रहों के गोचर का एक प्रभाव तो होता है जीवन पर, तो उनके लिए अवश्य ये वार्षिक राशिफल उपयोगी होगा। क्योंकि इसमें भले ही बृहद स्तर पर एक आंकलन हो जाता है कि वर्ष किस साइड लेकर जाएगा, और हमेशा की तरह आपके लिए राशिफल महत्वपूर्ण हो और यूजफुल हो। मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की बात करेंगे। किसी को शायद बुरा भी लग सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज की डेट में धन ही है। हाँ, सेहत सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की डेट में धन नहीं है तो सेहत भी नहीं है, ये भी सत्यता है। फिर अपॉर्चुनिटीज़, करियर, बिजनेस, विवाह, प्रोजनी या संतान के योग, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कुछ चेतावनियाँ, सेहत और स्टूडेंट्स, इन सबको इंक्लूड करेंगे। फिर हम रेमेडीज़ पर चलेंगे, कुछ सामान्य रेमेडीज़, कुछ हेल्थ के लिए, धन आदि के लिए, करियर आदि के लिए और लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए। तो ये पूरा एक आधार रहेगा मेरे इस वार्षिक राशिफल का। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी तुला है, दोनों ही देख सकते हैं। मैं हर बार समझाने का प्रयत्न करता हूँ, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। हाँ, मेरा दृष्टिकोण क्या है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, जहाँ से सूट करता है। बस अलग अलग नहीं बन सकते। मैं अपना जो मेरा मत है मैं हमेशा बताता आया हूँ कि 7.5 आदि को छोड़कर अगर आप बाकी वीडियोस अपने लग्न से ही देखते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा है। शुरू करते हैं धन के साथ। धन के योग बहुत अच्छे हैं इस वर्ष, कई योग बनेंगे। लेकिन अगर हम बृहत लेवल पर देखें तो बृहस्पति का 10वें घर में आकर उच्च का हो जाना, उनका धन स्थान को देखना और अर्थ त्रिकोण का एक्टिवेट कर देना, ये बता रहा है कि साल के मध्य भाग के बाद से धन का प्रभाव, धन का जो फ्लो है वो बहुत बढ़ जाएगा। कुछ विशेष योगों से स्टार्ट करते हैं। 16 जनवरी से 23 फरवरी यहाँ पर मंगल जो आपके धनेश हैं वो आपके उच्च की अवस्था में आ जाएंगे, आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा धन योग बनता है, क्योंकि जब भी धन का स्वामी, धन के स्थान का स्वामी उच्च की अवस्था में या स्ट्रॉन्ग अवस्था में आएगा तो धन योग बनता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो उनको आपके लाभ स्थान के स्वामी सूर्य भी ज्वाइन करके रखेंगे। सूर्य, मंगल 16 को आएंगे तो सूर्य 14 को आ चुके होंगे, और लग्नेश शुक्र भी होंगे। तो कोई जनवरी के मध्य से फरवरी के मध्य के बीच में बहुत बड़े धन का लाभ आपके लिए प्रतीत होता है। इसके बाद 2 मार्च से 26 मार्च यहाँ पर शुक्र जो आपके लग्नेश हैं वो उच्च की अवस्था में होंगे। अब ये डायरेक्टली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग धन का योग नहीं बन रहा, लेकिन ये किस लिए अच्छा है, क्योंकि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और योग कारक ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। कोई पैसा आपका अटका हुआ था, कोई पेमेंट अटकी हुई थी, कोई लीगली पेमेंट अटक गई थी, वहां पर आपको यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और पैसे बढ़ाने के, कमाने के योग यहाँ पर मेहनत के साथ बन जाते हैं। कोई बहुत सैद्धांतिक धन योग नहीं बन रहा, लेकिन क्योंकि इसमें विपरीत राजयोग हो गया
योग कारक और लग्नेश इन्वॉल्व हो गया और छठा भाव इन्वॉल्व हो गया, यानी कि जो पैसा रुक रहा था, अटक रहा था, पेमेंट्स रुकी हुई थी, लीगल इश्यूज चल रहे थे जिसके कारण धन रुका हुआ था, वो काम बनेंगे। 11 मार्च से 2 जून ये इंपॉर्टेंट टाइम क्यों है? क्योंकि 11 मार्च तक गुरु जो है वो वक्री होंगे। धन के कारक है, लक्ष्मी स्थान में वक्री थे तो पैसा अटकेगा, लेकिन 11 मार्च को जैसे ही उनकी मार्गी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी और एक और लक्ष्मी स्थान पर पड़ेगी जहां पे राहु ऑलरेडी है, तो धन की वृद्धि होनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, यानी कि बहुत धन बढ़ेगा। फिर 11 मई से 21 जून ये पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? ये पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मंगल स्वराशि में होंगे। कौन सी राशि में होंगे? अपनी मेष राशि में, 11 मई से 21 जून तक। और यहाँ पे मंगल क्योंकि धनेश है और उनका स्वराशि में आना, राजयोग बनाना क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, और पंच महापुरुष योग बनाना, उसके साथ ही लग्न को भी देखना और धन स्थान को भी देखना, बहुत सुंदर धन योग है। कुछ बिजनेस में उछाल आ सकता है, करियर में उछाल आ सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने करके रखी थी उसमें लाभ मिल सकता है। फिर 2 जून से 31 अक्टूबर ये तो पीरियड बहुत विशेष है क्योंकि धन के कारक गुरु ही यहाँ पे उच्च की अवस्था के हो जाएंगे और उनका धन स्थान को देखना, यहाँ से वो धन स्थान को देखेंगे, यानी कि पैसा बढ़ेगा, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज और तेज गति से बढ़ेंगी। करियर हो, बिजनेस हो, कुछ और धन का मामला हो, हर चीज में लाभ मिलेगा। 2 अगस्त से 18 सितंबर ये पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे मंगल आपके लक्ष्मी भाव में होंगे। क्यों मंगल को मैं विशेषता दे रहा हूं यहाँ पर? क्योंकि मंगल धनेश है, तो उनका यहाँ पे आना लक्ष्मी स्थान में, यानी कि धन की वृद्धि होगी, भाग्य साथ देगा इस टाइम में और अचानक से आपको धन कमाने के बहुत अवसर मिलेंगे। 2 अगस्त से 18 सितंबर, 18 सितंबर से 31 अक्टूबर यहाँ पे क्या हो रहा है? नीच भंग बन रहा है। पुनः ये जो नीच भंग है ये फंसे हुए पैसों के लिए, रुके हुए पैसों के लिए, या कोई रिस्क के द्वारा अगर आपका सोर्स है पैसा कमाने का या गुप्त सोर्स है उसके द्वारा पैसे कमाने का ये बहुत अच्छा योग है। इनहेरेंटली कोई प्रत्यक्ष रूप से 10वें घर में धनयोग नहीं बन रहा, लेकिन हाँ क्योंकि गुरु के साथ बैठ गए जो उच्च के हैं तो ये धनयोग बनता है, और क्योंकि नीच भंग बन जाता है यानी कि फंसा हुआ पैसा तो आएगा ही, ऐसे दिव्य अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं पैसा कमाने के जो थोड़े से अलग होंगे। यहाँ पे अपने आप को ओपन अप भी रखिएगा कि भाई कोई अलग प्रकार से मुझे काम करने का अगर मौका मिल रहा है या कुछ पैसा कमाने का मौका मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और फिर अंततः वर्ष के अंत में 2 बार शुक्र आपके लग्न में होंगे, पहला 2 सितंबर से 6 नवंबर, फिर 22 नवंबर से साल के अंत तक, बीच में वक्री होकर पीछे चले जाएंगे। अब ये क्यों धन योग है? क्योंकि पहला तो शुक्र लक्ष्मी के कारक लग्नेश और वो मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाएंगे जो अपने आप में अत्यंत धनकारी होता है। तो धन के दृष्टिकोण से तो अगर देखें ये पूरा वर्ष बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। ये वर्ष सुनहरा होगा, संभावनाओं से भरा होगा। कारण यह है कि फिर से गुरु, देखिए इस वर्ष में सबसे बड़ा गोचर तो गुरु का ही है, राहु केतु का भी होगा लेकिन वो एकदम वर्ष के अंत में होगा। तो गुरु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि वो उच्च के हो रहे हैं तो उनकी महत्वता और बढ़ जाती है। और जब वो यहाँ पे आएंगे तो आपके योग कारक शनि को भी देखेंगे तो शनि भी बहुत एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि योग कारक। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा बनता है। बात करते हैं सबसे पहले 16 जनवरी से 6 फरवरी, ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण टाइम है? क्योंकि यहाँ पे आपके मंगल 16 जनवरी को उच्च के हो जाएंगे, मकर में आ जाएंगे। इस पीरियड में आपके लग्नेश यानी कि शुक्र भी उनके साथ होंगे। शुक्र 13 जनवरी को आ जाएंगे और 6 फरवरी तक यहीं पर रहेंगे। ये बहुत अच्छा पीरियड है। किस चीज़ के लिए? ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, ये वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। सूर्य भी यहीं पे होंगे, एसेट्स की वृद्धि, कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई एफडी करानी है, कोई गोल्ड खरीदना है, स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा डालना है। और यहाँ पे बुध भी होंगे जो आपके भाग्येश हैं, 12वें घर के स्वामी हैं। तो अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। यानी कि भौतिक जीवन जो है, एसेट्स, इनकम, वाहन, इन सब की वृद्धि के लिए साल का शुरुआती भाग ही अच्छा है। फिर 6 फरवरी से
2 मार्च। ये इंपॉर्टेंट क्यों है पीरियड? क्योंकि यहाँ पे आपके लग्नेश यानी कि शुक्र राहु के साथ बैठ जाएंगे। ये बहुत अच्छी जोड़ी है। आज के टाइम में कई बार कहता हूँ राहु शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि राहु किसी के बस में ना आए, केवल शुक्र ही उनको समझाए। शुक्र उनके गुरु हैं, राहु केवल शुक्र की बातें मानते हैं, शुक्र के थोड़े कंट्रोल में आते हैं। वरना सूर्य जैसा ग्रह भी जब राहु से डरता है तो बाकी ग्रहों की क्या सुनेगा राहु, या राहु कैसे उनके कंट्रोल में आ सकता है। अब क्योंकि लग्नेश यहां पर राहु के साथ बैठ गए, असीमित संभावनाएं, स्टॉक मार्केट हो, आप सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट या स्पेकुलेटिव मार्केट्स, बहुत अच्छा टाइम है। बहुत अनकन्वेंशनल सोच रहेगी। अष्टमेश भी है शुक्र, तो अचानक से धन, गुप्त धन की वृद्धि, विदेश से पैसा, और कोई ऐसा आइडिया आना जो आपके जीवन को ही बदल कर रख देगा। यकीन मानिए वर्ष ऐसा है जहां पे आपका जीवन आपकी सोच से ही बदलेगा। बहुत अच्छा ही होगा। फिर 2 मार्च से 26 मार्च, ये क्यों इंपॉर्टेंट पीरियड है? क्योंकि यहाँ पे शुक्र और शनि की युति होगी। अब ये युति क्यों अच्छी है? क्योंकि एक लग्नेश है, एक योग कारक है, छठे घर में बैठे हैं, और एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है। कोई लीगल बाधा, कोई लीगल प्रॉब्लम, कोई काम बरसों से अटक रहा था, कंपटीशन, करियर, स्टूडेंट्स, हर व्यक्ति को यहाँ पर वृद्धि प्राप्त होगी। लग्नेश और योग कारक का मिलना अच्छा, छठे घर में है तो अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त करेंगे, और इवन जो आपकी मेहनत है जो रंग नहीं ला पा रही थी, वो मेहनत भी यहाँ पर रंग ला पाएगी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभ योग यहाँ पे आपके लिए प्रतीत होता है। इसके बाद 11 मई से 21 जून, ये पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे मंगल आपके लिए एक पंच महापुरुष योग बनाने वाले हैं। कहाँ पर बनेगा मंगल का पंच महापुरुष योग? केंद्रों में ही बनता है। तो सप्तम में आ जाएंगे, रुचक नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। धनेश का महापुरुष योग बनाना और मंगल उनका लग्न को देखना, ये प्रमोशन, रिकॉग्निशन, पॉपुलैरिटी, प्रॉपर्टी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अपने दुश्मनों को खत्म कर देना, बल्कि मार के नहीं लेकिन किसी भी तरीके से, लीगली अदरवाइज, बहुत अच्छा योग है। हाँ, अब इसके बुरे प्रभाव भी थोड़े हो सकते हैं, लेकिन उसकी चर्चा बाद में करेंगे। 8 जून से 4 जुलाई, नहीं इससे पहले 2 जून से 31 अक्टूबर, यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है? जो मैंने शुरू में कहा था कि बृहस्पति उच्च की अवस्था के हो जाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, क्योंकि आपके वो 2 उपचय भावों के स्वामी है और उपचय भाव में ही एग्जॉल्टेड हुए हैं। आपके जीवन को जो गति मिलेगी जून के बाद से, आपके यकीन मानिए बहुत पुराने पेंडिंग काम है, मैं 2-3 महीने की नहीं कह रहा, मैं सालों के कह रहा हूं। ये योग जो बना है आपका, आपके सालों के अटके काम पूर्ण करवाएगा। विवाह नहीं हो रहा था, बिजनेस नहीं सेटअप हो पा रहा था, बिजनेस बेचना है, बिजनेस नया स्टार्ट करना है, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, करियर में कुछ रिस्क लेने हैं, करियर में कुछ बदलाव लाने हैं, हर चीज के लिए सबसे अच्छा योग है। ये सुनहरा मौका है। इसके बाद 8 जून से 4 जुलाई, ये महत्वपूर्ण पीरियड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आपके लग्नेश एक उच्च के ग्रह के साथ बैठ जाएंगे, यानी कि शुक्र उच्च के गुरु के साथ बैठ जाएंगे। ये पुनः पद प्राप्ति का योग है। ये वो योग है जब जीवन में आपको कोई मुकाम हासिल होगा, आपको रिकॉग्निशन, बहुत अच्छी प्रमोशन, सरकारी जॉब। 10वें घर में अगर इतना स्ट्रॉन्ग योग बनता है तो सरकारी जॉब के योग कारक भी बनते हैं, क्योंकि आज की डेट में सरकारी जॉब भी कोई ऐसा आसान चीज़ तो नहीं रहेगी। और हर व्यक्ति क्यों चाहता है सरकारी जॉब? क्योंकि एक श्योरिटी होती है, आपने कुछ बहुत ही बुरा कर दिया तभी निकालते हैं, और एक कंफर्ट होता है। फिर बाकी तो कुछ अगर ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे डिफरेंट पर्क्स होते हैं, वहाँ पे तो फारे न्यारे हैं। वहाँ पे तो भले आपकी सैलरी 50,000 हो, आपकी नेटवर्थ तो करोड़ों तक या कितने हज़ारों करोड़ तक पहुँच सकती है। कई ऐसे काम है हमारे देश में, आज भी होता है और हमेशा चलता रहेगा। हमारा देश बदलने वाला नहीं है जितना, क्योंकि करप्शन हमारी रगों में है, ये सत्यता है। ये कोई माने ना माने, पर ये सत्यता है कि हमारे रगों में है ये चीज़, और ये बदलने नहीं वाली। और ये बहुत कंडीशनल भी होता है। जब हमारे कुछ काम होते हैं तो हमें करप्शन अच्छी लगती है, पर कहीं और फंस जाते हैं तो अच्छा, हमारे विरुद्ध चले जाते हैं तो करप्शन बुरी लगती है, क्योंकि हमारा नेचर ऐसा है। तो ये बदलने नहीं वाला, लेकिन जिसको लाभ मिलता है उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं मिलता वो यही कहेगा कि अंगूर खट्टे हैं। इसके बाद हाँ, ये पॉपुलैरिटी का भी योग है, और ये जीवन के स्तर को बढ़ा। यहाँ पे कुछ आपको ऐसा मौका मिल सकता है कि आपके जीवन का पूरा स्तर बढ़ जाएगा। 1 अगस्त से 2 सितंबर, ये सेहत के लिए भले अच्छा टाइम ना हो, लेकिन शुक्र का विपरीत राजयोग, ये कई
मुश्किलों से निकालेगा। लीगल ट्रबल्स हो, फाइनेंशियल ट्रबल्स हो, ये से आपको निकाल के रख देगा। बहुत अच्छा टाइम है। और फिर उसके बाद 18 सितंबर से 31 अक्टूबर, ये वो पीरियड है जब नीच भंग बनेगा, और ये तो आपकी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। बिजनेस की हो, करियर की हो, छवि सुधारनी हो, जीवन में अथॉरिटी लानी हो। बहुत प्योर नीच भंग बन रहा है, बहुत वर्षों बाद बन रहा है, और ऐसा नीच भंग दोबारा नहीं बनने वाला, पता नहीं कब बनेगा अगली बार। क्योंकि यहाँ पे एक ग्रह उच्च का, वो भी गुरु, और एक ग्रह नीच का मंगल। अब ऐसा नहीं कि नीच भंग नहीं बनेगा दोबारा। अब मंगल यहाँ पे बैठे हैं 1.5 महीने के लिए, जब भी चंद्रमा इनको ज्वाइन करेंगे तो नीच भंग बनेगा। पर ऐसा जो प्रॉपर नीच भंग है ना, ये तो वर्षों में कहीं एक बार बनता है। बहुत अच्छा योग है। नीच भंग मतलब कि आपको कैसी भी परिस्थिति हो ना, उससे निकाल कर वो योग आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। इसके बाद आपके शुक्र का लग्न में आना साल के अंतिम भाग में। पहले वो सितंबर के अंत से नवंबर के स्टार्ट तक रहेंगे, फिर 22 नवंबर से साल के अंत तक वो लग्न में रहेंगे। लग्न में शुक्र आना विपरीत महापुरुष योग बनाना, यानी कि वर्ष के अंत में फिर से रिकॉग्निशन, प्रमोशन, विवाह और पदोन्नति और आपकी पहचान का बढ़ना, ये योग बनाता है। तो ये वर्ष, जैसा मैंने कहा ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको बहुत सारे नए मौके देकर जाएगा। बहुत अच्छा वर्ष है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के तो वर्ष बहुत अच्छा है। 2-3 सावधानियों वाला समय भी आएंगे, उसकी बात भी हम कर लेंगे। ओवरऑल फिर से कहूँगा, बृहस्पति का 10वें घर में आना बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि करियर के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। और आपके 6ठे भाव का एक्टिवेशन, राहु जहाँ पे शनि बैठे हैं, बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके उच्च के मंगल कब हो जाएंगे? 16 जनवरी से 23 फरवरी तक उच्च के मंगल। अभी अच्छे क्यों हैं? ठीक है, दिग्बल उनका समाप्त तो होगा, लेकिन उच्च के हैं, स्थान बल है, धनेश है, सप्तमेश है, यानी कि प्रमोशन और धन बढ़ने के योग है। यहाँ पे उनको सूर्य भी ज्वाइन करे होंगे, जो कारक है प्रमोशन के, और 11वें घर के स्वामी है। तो ये 11वें और धन का मिलन वृद्धि दिखा रहा है। सप्तमेश यहाँ पे है, मंगल खुद प्रमोशन दिखा रहा है। और यहाँ पे शुक्र भी होंगे जो लग्नेश हैं, और यहाँ पे शुक्र दिग्बली होते हैं, तो ये भी अच्छा है। और साथ में बुध भी यहीं पे आ जाएंगे कुछ टाइम में, और वो आपके नवमेश है, तो ट्रांसफर्स भी हो सकती हैं। तो वर्ष का शुरुआती भाग ही ट्रांसफर और प्रमोशन लेकर आएगा। इसके बाद 23 फरवरी से 2 अप्रैल यहाँ पे अंगारक योग बनेगा, और क्योंकि इसमें मंगल इन्वॉल्व है, जो सप्तम के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी कि दूसरे भाव और सप्तम के, तो यहाँ से 10वें से अष्टम में अंगारक योग बनना, ये अचानक से जॉब चेंज का मौका आपके लिए लेकर आएगा। फिर मंगल मेष में आएंगे 11 मई से 21 जून। ये पीरियड क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये प्रमोशन के बहुत सुंदर योग बनाता है। सप्तम भाव प्रमोशन के लिए सबसे पहले देखा जाता है, तो यहाँ पे मंगल है, स्वराशि के हैं, और पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, और 10वें घर को देख रहे हैं, लग्न को और सप्तम धन स्थान को। अत्यंत शुभ योग है। यहाँ पे तो प्रमोशन विद वेरी गुड चेंज, अथॉरिटी, नेम, फेम, सब कुछ यहाँ पर प्राप्त होगा। 2 जून से बृहस्पति आ जाएंगे आपके 10वें घर में, उच्च के हो जाएंगे, और आपको क्या चाहिए? उच्च के होकर यहाँ से वो धन स्थान को, 6ठे घर को देखेंगे, अर्थ त्रिकोण पूरा एक्टिवेट है, योग कारक भी एक्टिवेट है। लेट्स से आपकी कोई पेंडिंग प्रमोशन भी थी ना, या फिर आपका करियर एकदम रुक सा गया था, स्टैग्नेटेड हो गया था, बहुत अच्छा। और जॉब चेंज करने का भी बहुत शुभ योग है। यहाँ पे आप जॉब अपने टर्म्स पे चेंज कर पाएंगे, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, अपने टर्म्स पे यहाँ पर आप जॉब चेंज कर पाएंगे। इसके बाद नीच भंग बनेगा गुरु और मंगल का 18 सितंबर से 31 अक्टूबर। ये पीरियड वैसे भी अच्छा है, मंगल दिग्बली हो गए, उच्च के गुरु के साथ बैठे, परफेक्ट नीच भंग बना हुआ है, परफेक्ट। इससे परफेक्ट नीच भंग नहीं बन सकता। ये करियर में आगे बढ़ने के लिए तो है ही, ये रिस्क लेने के लिए टाइम है। कई बार होता है व्यक्ति उस मुहाने पर होता है जिसको लगता है यार कुछ चेंज करते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं क्या। ये वो टाइम है जब आपको एक ऐसा मौका मिलेगा जहां पे आप रिस्क तो लेंगे, लेकिन फिर भी वो रिवॉर्डिंग होगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व बहुत आराम से कर पाएंगे। फिर वर्ष के अंत तक जाते जाते 2 सितंबर से 6 नवंबर शुक्र लग्न में होंगे, स्वराशि के पंच महापुरुष मालव्य नाम का, धन की वृद्धि। फिर 22 नवंबर से साल के अंत तक
ये 2 पीरियड में बीच में वक्री हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे वापस, लेकिन ये 2 पीरियड में आपको बहुत बड़े धन का लाभ मिल सकता है। आजकल कई कंपनीज होती है वो शेयर्स देती है अपने कंपनी के नाम के, तो आफ्टर फ्यू ईयर्स वो मैच्योर होते हैं, आप उसको लिक्विडाइज करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। और वर्ष के अंत तक जाते जाते केतु का 10वें घर में आना करियर में बहुत मेजर शिफ्ट लेकर आएगा। तो ये वर्ष बहुत अच्छा है। कौन से एरियाज पर आपको ध्यान देना है? जनवरी में बहुत सारे ग्रह चौथे घर में होंगे, तो ये 4-10 का जो एक्सेस एक्टिवेट होगा, ये अंकित कर रहा है कि वर्क प्रेशर और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बिगड़ जाएगा, उस पर कंट्रोल करना है। 11 मार्च तक गुरु यहाँ पर वक्री रहेंगे, बॉसेस से प्रॉब्लम रहेगी मार्च तक। 17 फरवरी से 3 मार्च 2 ग्रहण लग रहे हैं, जिसमें से एक ग्रहण लगेगा आपके पंचम में, एक 11वें में, तो इनकम का भाव भी इन्वॉल्व हो गया और 10वें से अष्टम। तो फरवरी से मार्च के मध्य तक का टाइम बहुत अनिश्चित जाएगा। यहाँ पे बृहस्पति भी जैसे हमने बात करी वो भी वक्री होंगे। फिर शनि मंगल की युति 2 अप्रैल से 11 मई छठे घर में, यहाँ पे कलीग्स के द्वारा बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स होगा। और शुक्र वक्री जैसे मैंने कहा था यहाँ पे पहले आएंगे, लेकिन 3 अक्टूबर को वक्री होकर 12वें घर में। यहाँ फिर से आपसे गलतियां हो सकती है, नाम खराब हो सकता है, कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है और भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स होगी। कौन से एरियाज राइज करेंगे? रिसर्च, आईटी, डेटा, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेल, फूड एंड बेवरेज, सर्जन, एविएशन, साइंस। कुछ विशेष प्रेडिक्शन। ये वर्ष ऐसा है जहां पे कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा, अभी भी नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। सीखिए, सक्सेसफुल महीना वर्ष है। क्रिएटिविटी दिख रही है, पेशेंस भी दिख रही है और भाग्य का भी साथ दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के कारक ही 10वें घर में आ जाएंगे। एक प्रकार से आपके ऊपर ईश्वर का हाथ रहेगा इस वर्ष। आप जो करेंगे उसमें सफलता, बस डेडिकेशन से करेंगे तो सफलता। अपने आप को एनहेंस कीजिए, अपने स्किल्स को एनहेंस कीजिए। बुद्धिमत्ता बहुत काम करेगी, जो अनिश्चितताएं थे वो कम होंगी और अपने स्तर को बढ़ाने का योग है। ये ऐसा समय है जहां पर आपको आगे बढ़ने के भरपूर मौके मिलने वाले हैं। बहुत सुंदर वर्ष है, इसका लाभ उठाइए। एक ऐसा वर्ष है जहां पे आप अपने लिए तो क्या दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं अगर आपने अपने आप को अप्लाई किया। ये ऐसा वर्ष है जहां पे आप कुछ रिस्क भी ले सकते हैं। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए वर्ष कैसा रहेगा? बहुत अच्छा दिख रहा है। ये वर्ष बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रभाव लेकर आएगा। फिर से गुरु का उच्च का होना, धन स्थान को देखना बहुत लाभ देगा। वर्ष के अंत तक आते आते बृहस्पति कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आके सप्तम भाव को देखेंगे, वो भी अच्छा होगा। और अंत में केतु ही सप्तम से अपनी दृष्टि हटा लेंगे, तो जो छोटी मोटी बाधाएं आई थी वो भी दूर होंगी। अब कुछ स्पेशल डेट। सप्तम भाव के स्वामी कौन है? मंगल। वो एग्जॉल्टेड रहेंगे 16 जनवरी से 23 फरवरी। ये तो बहुत अच्छा टाइम होगा जहाँ पे धन का लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। मंगल सप्तम को भी देखेंगे और लाभ स्थान को भी देखेंगे। कुछ नया करना है, कुछ नए मटेरियल्स लाने हैं, मशीनरी पर काम करना है, धन की वृद्धि, इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत अच्छा टाइम है। फिर शुक्र का बनेगा विपरीत राजयोग 2 मार्च से 26 मार्च, जब शुक्र उच्च के होंगे छठे घर में। लग्नेश विपरीत राजयोग बना रहे हैं योग कारक के साथ। कोई लीगल प्रॉब्लम, कोई लाइसेंस आपको नहीं मिल रहा था, कहीं कोई कोर्ट केस चल रहा था आपके बिजनेस पर, आपके लाइसेंस जब्त हो गए थे, कैंसिल हो गए थे, कोई इनकम टैक्स का प्रॉब्लम, जीएसटी का प्रॉब्लम चल रहा है, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद 11 मई से 21 जून मंगल स्वयं सप्तमेश सप्तम भाव में होंगे, पंच महापुरुष योग बनाएंगे, उनके पास स्थान बल होगा, तो ये बहुत अच्छा योग बनता है। यहाँ से वो लग्न को देखेंगे जो सप्तम से सप्तम है और सप्तम से अष्टम को जो उन्हीं का भाव है। कोई बहुत बड़ा नया काम, नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। इसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर बृहस्पति उच्च की अवस्था में 10वें घर में आ जाएंगे, क्योंकि केंद्र में है तो स्टेबिलिटी लाएंगे, सप्तम से केंद्र में है। और यहाँ से वो धन स्थान को देखेंगे तो ऑब्वियसली पैसा बढ़ेगा। और उनका छठे घर को देखना जहाँ पे योग कारक है, ये भी कोई बाउंडेशन, कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही थी बिजनेस में, उसको सॉल्व करवाएगा। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर मंगल ही नीच के हो जाएंगे, लेकिन नीच भंग भी बनाएंगे। ये तो सुनहरा मौका है। मंगल दिग्बली है, नीच भंग है, बिजनेस में चेंजेस लाने हैं, शत्रुओं का अंत करना है, कोई एक बिजनेस खत्म कर नया बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस में रिस्क लेने हैं, बिजनेस में नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, नई पार्टनरशिप्स चाहिए। सबसे अच्छा टाइम ये आपका बनेगा। ये ऐसा टाइम है जब आपकी बहुत पुरानी प्रॉब्लम जो चल रही थी ना बिजनेस में, वो भी सॉल्व हो जाएगी।
31 अक्टूबर से 13 दिसंबर बृहस्पति सप्तम भाव को देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आ जाएंगे तो उनका सप्तम को देखना वृद्धि एक्सपेंशन दिखाता है, और क्योंकि बृहस्पति केतु के साथ है तो अपनी कमियों को सीखकर इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। फिर 2 सितंबर से 6 नवंबर, 22 नवंबर से साल के अंत तक शुक्र लग्न में मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग इस 2 कालखंड में बनाएंगे। यहाँ पे तो धन का अंबार लग जाएगा आपके लिए, मतलब कि धन भी बढ़ेगा, नाम भी बढ़ेगा, बड़े स्तर पर आपकी पहचान भी बढ़ेगी। तो ये वर्ष बहुत अच्छा है। कुछ नेगेटिव पीरियड्स, ग्रहण लगेगा सप्तम से 11वें में और लग्न से 11वें में फरवरी मार्च में। पहले 17 फरवरी को यहाँ पे, फिर यहाँ पे लगेगा, पहले सूर्य ग्रहण फिर चंद्र ग्रहण। ये पेमेंट्स के लिए अच्छा टाइम नहीं है। यहाँ पे बृहस्पति भी मार्गी वक्री होकर लग्न को देख रहे होंगे तो यहाँ पे पेमेंट्स अटक सकती है। फिर शनि मंगल की युति छठे घर में आपकी 2 अप्रैल से 11 मई, यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में झगड़े और नुकसान थोड़ा सा हो सकता है आपका। 21 जून से 2 अगस्त मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे, अष्टमेश सप्तमेश है तो यहाँ पे भी एक अनिश्चितता रहेगी। फिर 12 नवंबर से 8 दिसंबर तक मंगल केतु के साथ यहाँ पे होंगे 11वें घर में, यहाँ पे भी पेमेंट्स अटकेंगी, काम अटकेगा और थोड़ी सी दुविधाएं बढ़ जाएंगी। तो इन पीरियड्स को थोड़ा सा संभल कर अपने माइंड में रखिएगा। कौन कौन से एरियाज राइज करेंगे? रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, कंसल्टिंग, फाइनेंस, मैन पावर, इमिग्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल, माइनिंग, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग मटेरियल। विशेष प्रेडिक्शन, ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे आपको अपने बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, वो मार्केटिंग हो, स्किल इंप्रूवमेंट हो, मशीनरी हो, टेक्निकल एडवांसमेंट हो, लेकिन आप जितना इन्वॉल्व रहेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। दिस इज द ईयर टू मेक योर बिजनेस वर्थ इट। लिमिटलेस है ये वर्ष आपके लिए। धन के लिए तो मैंने कहा बहुत अच्छा वर्ष है, एक नया रास्ता मिलेगा। जिनका बिजनेस बंद भी हो गया था, खत्म भी हो गया था, हाँ थोड़े रिस्क लेने पड़ेंगे लेकिन रिस्क रिवॉर्डिंग होंगे, फ्लो रहेगा, आगे बढ़ पाएंगे, मेहनत भी करेंगे और उसका फल भी बहुत जल्दी मिलेगा, आपको आइडियाज भी बहुत आएंगे। बस थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा, अन्यथा तो ये पूरा ही वर्ष बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं विवाह के योग। विवाह के योग इस वर्ष है कि नहीं? बिल्कुल है। बृहस्पति मार्गी हो गए, जब लग्न को देखेंगे मार्च से, बहुत अच्छा योग है। फिर बृहस्पति साल के अंत में खुद 11वें घर में आके सप्तम को देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा टाइम है। बात करते हैं कौन कौन से कालखंड अच्छे रहेंगे। सबसे पहले तो वर्ष के शुरुआत में ही मंगल सप्तमेश उच्च के हो जाएंगे, तो अपने आप में सप्तमेश का उच्च का होना और यहाँ से वो सप्तम भाव को देखेंगे भी। और 16 जनवरी से 6 फरवरी तक शुक्र भी उनके साथ रहेंगे, तो बहुत प्रबल योग बनता है वर्ष के शुरुआत में। फिर शुक्र सप्तम भाव में 26 मार्च को आ जाएंगे और 19 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। तो लग्नेश का सप्तम में आना और शुक्र का सप्तम में आना दोनों ही विवाह का बहुत अच्छा योग है। फिर मंगल भी सप्तम भाव में आएंगे 11 मई से 21 जून तक। सप्तमेश है, सप्तम में आकर पंच महापुरुष योग बनाएंगे, रोचक नाम का राजयोग बनाएंगे और स्थान बल भी है उनके पास। तो ये बहुत अच्छा योग बनता है आपको। विवाह का ये ऐसा समय है जब जिनका विवाह बहुत अटक रहा था ना, उनको भी बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। 4 जुलाई से 1 अगस्त ये ऐसा पीरियड है जहां पर शुक्र जो है वो आपके 11वें घर में बैठ जाएंगे। शुक्र का 11वें घर में बैठना अपने आप में विवाह का कारक बनता है। तो भले केतु के साथ है, अच्छा ये पीरियड उनके लिए भी अच्छा रहेगा जो सेकंड मैरिज का प्रयत्न कर रहे हैं। 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त उनको भी यहाँ पर कुछ मौका मिल सकता है। फिर नीच भंग बनेगा 18 सितंबर से 31 अक्टूबर। ये पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पीरियड उनके लिए इंपॉर्टेंट है 18 सितंबर से 31 अक्टूबर जिनका विवाह हो ही नहीं पा रहा था। नीच भंग है ना, या फिर से लेट मैरिज हो चुकी है, बहुत एज हो चुकी है, नहीं रिश्ता मिला कोई अब तक, या नहीं बात बनी, अटक गई बात। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि शादी के लिए एज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा व्यक्ति मिलना। उसके लिए भले आपको 5 साल भी ज़्यादा वेट करना पड़े, करिए। लेकिन अगर क्योंकि समाज का प्रेशर है, परिवार का प्रेशर रहता है, फालतू का ही प्रेशर होता है, उनको अपने जीवन में उनके कुछ नहीं होता, बस बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। मैंने कहा कई बच्चे इतने परेशान हैं कि उनके मामा, चाचा, ताऊ, फूफा वही फ़ोन करते रहते हैं कि भाई शादी कब है, शादी कब है। तो हमारा समाज उस प्रकार का, कई देशों में ऐसा नहीं है, पर जैसे सोसाइटी है वैसे उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ पे नीच भंग बनना यानी कि जिनका बहुत लेट विवाह हो गया था, नहीं शादी हो पा रही थी, उनको और फिर से सेकंड मैरिज का योग बनता है बहुत अच्छा।
12 नवंबर से साल के अंत तक जो आपके सप्तमेश है मंगल, वो केतु के साथ रहेंगे। फिर से ये पीरियड मैं कहूँगा सेकंड मैरिज के लिए, क्योंकि कई लोग चाहते हैं, अब आज की डेट में ठीक है डाइवोर्स रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं। जितना जब से मैं ज्योतिष करा था, मैं बहुत पहले जब स्टार्ट किया था मैंने, बहुत रेयरली होता था कि ना डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं। सेकंड मैरिज भी बहुत, अब जैसे सेकंड मैरिज का कोई ज्योतिष में ग्रंथों में कोई योग नहीं है, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति में तो सेकंड मैरिज नहीं होती, पर विद टाइम हाँ हमने देखा कि कहाँ पे सेकंड मैरिज एक्टिवेट हो रही है, किस प्रकार से, तो कुछ योग बने। आज की डेट में डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा, मैं अगर खुद की बात करूं कि कंसल्टेशन में शायद ही ऐसा कोई दिन होता जहाँ पे डाइवोर्स का कोई मामला नहीं आता। ये बहुत बड़ा है पिछले टाइम से। इसके पीछे कई कारण है, किसी को भी कसूरवार नहीं रह सकते, लेकिन सेकंड अगर एक डाइवोर्स हो रहा है तो शायद व्यक्ति सोचता है कि मैं भी सेकंड मैरिज भी करें। तो ये सेकंड मैरिज के लिए 12 नवंबर से ईयर एंड तक, जब तक मंगल केतु साथ में सप्तमेश मंगल, बहुत अच्छा टाइम है कि आपको सेकंड मैरिज का योग बनेगा। और फिर शुक्र लग्न में 2 सितंबर से 6 नवंबर और 22 नवंबर से साल के अंत तक। शुक्र कारक है, लग्नेश है, सप्तम को देखेंगे तो ये तो विवाह का बहुत सुंदर योग साल के अंत में आपका बन ही रहा है। तो ये सारे कालखंड है जहां पर विवाह आपका संभव हो सकता है। बात करते हैं संतान योग की। क्या संतान का योग है? बिल्कुल है। 11 मार्च से गुरु जैसे ही मार्गी होंगे, वहां से 2 जून तक का समय बहुत अच्छा है। फिर 31 अक्टूबर को बृहस्पति यहाँ पे आके पंचम को देखेंगे, ये टाइम भी ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो पूरे वर्ष में पंचमेश आपके यानी कि शनि छठे घर में है और पंचम में राहु, बहुत इजी तो नहीं होता। ये थोड़ा सा लेट्स से कि जिनकी कुंडलियां वीक हैं, कुछ दोष आदि हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक समय होता है, उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं होता। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे कालखंड बनेंगे जहाँ पे कुछ संतान के योग बनते हैं। 6 फरवरी से 2 मार्च यहाँ पे शुक्र जो लग्नेश है वो पंचम में होंगे, तो ये एक पीरियड होगा जहाँ पे कंसीविंग आदि के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। 6 फरवरी से 2 मार्च। फिर 11 मार्च से 2 जून यहाँ पे गुरु मार्गी हो जाएंगे, वक्री थे, तो उनका लग्न को देखना और पंचम को देखना राहु के प्रभाव को थोड़ा कंट्रोल करेगा और संतान का योग बनेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर ये डायरेक्टली कोई संतान का योग नहीं बनता। हाँ ठीक है, बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, गोचर में अगर कारक उच्च का होता है तो अच्छा टाइम होता है, लेकिन डायरेक्टली कोई योग नहीं बन रहा। लेकिन क्योंकि वो पंचम भाव के स्वामी को देखेंगे जो छठे घर में है, ये IVF आदि या कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, स्पेशली जो लोग इन प्रोसीजर्स के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक यहाँ पे बृहस्पति आगे चले जाएंगे, क्योंकि 8 दिसंबर तक केतु के साथ बैठेंगे और ये बृहस्पति पंचम को देखेंगे। तो ये फिर से IVF मेडिकल प्रोसीजर्स, और यहाँ पे तो जिनकी कुंडली थोड़ी ठीक है उनके लिए नेचुरल कंसीविंग के भी योग बन जाते हैं। तो बहुत सारे योग नहीं, और जैसा मैंने कहा राहु पंचम में, पंचम के स्वामी छठे में, जिनकी कुंडलियां वीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो जिनको भी ज्योतिष को आप मानते हैं उनसे दिखाकर अपने जो भी कुछ परिहार आदि करने हैं तो कर लीजिएगा। मैंने कई बार देखा है कि ऐसी जैसे कुछ पितृदोष है या कुछ संतान प्राप्ति के कुछ अवरोधक होते हैं, जैसे पंचम में केतु, पंचम से पंचम यानी कि नवम में केतु, लग्न में केतु, वक्री ग्रह का प्रभाव, सप्तामशा कुंडली में, तो कुछ ग्रह शांति आदि से मैंने कई लोगों को सजेस्ट किया और ईश्वर की कृपा से उनको बहुत लाभ भी मिले हैं। तो अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है आपको भी, तो नहीं अगर कंसीविंग हो रही तो दिखा लीजिएगा किसी को भी मान के। और क्योंकि दोनों अलग चीज़ है, मेडिकल साइंस अपनी जगह है, लेकिन कभी कभी कुछ ग्रहों का प्रभाव होता है जो उनके अपने ही हिसाब से आपको ठीक करना पड़ता है। तो ये वर्ष, ये एरियाज हैं, ये पॉइंट कालखंड है जहाँ पे संतान प्राप्ति आपको हो सकती है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। पंचम में राहु और पंचमेश छठे में। ईयर विल बी फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, फुल ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, फुल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कई लोगों के ब्रेकअप्स होंगे इस वर्ष में। कई लोग जिनके बहुत लंबे रिलेशनशिप पे चले ना, उसमें भी चीजें बदलेंगी। तो ये वर्ष ऑल इन ऑल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। शुरुआती भाग की ही बात करें तो फरवरी में जैसे ही मंगल यहाँ पे आएंगे, अंगारक दोष बनेगा, बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। शुक्र जो कारक हैं लव लाइफ के, वो 2 मार्च से 26 मार्च तक छठे घर में, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स और ब्रेकअप्स हो सकते हैं। फिर वक्री गुरु भी पंचम को 11 मार्च तक देखेंगे, तो कोई रिलीफ नहीं है। फरवरी मार्च में ग्रहण लग रहे हैं,
तो 17 फरवरी को पंचम में ही ग्रहण लगेगा, बहुत सडन कुछ लोगों के ब्रेकअप होंगे। जुलाई में पंचमेश शनि ही वक्री हो जाएंगे, तो चीज़ें कहाँ से ठीक होंगी, और वो दिसंबर तक वक्री रहेंगे। पंचमेश शनि वक्री और पंचम में राहु, क्या कॉम्बिनेशन है। ट्रस्ट इश्यूज भी होगा, डिटैचमेंट भी होगी, एक दूसरे पर विश्वास ही उत्पन्न नहीं होगा। तो ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं दिख रहा साल के अंत तक, और राहु केतु एक्सेस में है ये सारा प्रभाव। तो मैंने कहा ना, बहुत डिसएग्रीमेंट्स, बहुत ट्रस्ट इश्यूज, ओवरऑल ऐसे कोई बहुत अच्छे मौके नहीं दिख रहे जहाँ पे हम कहें कि हाँ चीज़ें बहुत सुधर जाएंगी, बहुत बेटर हो जाएंगी। हाँ, वर्ष के अंत में शुक्र का लग्न में आना, पहले सितंबर में आएंगे, फिर नवंबर में दोबारा आएंगे, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी ठीक हो सकती हैं। और 31 अक्टूबर से बृहस्पति का पंचम को देखना, तो कह सकते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, सितंबर अक्टूबर में शुक्र वक्री हो जाएंगे, तो सितंबर और नवंबर यहाँ पे चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। लेकिन दिसंबर में फिर से बृहस्पति भी वक्री होकर पंचम को देखेंगे, तो कोई रिलीफ ज़्यादा नहीं रहेगा। बहुत अच्छा वर्ष नहीं दिख रहा रिलेशनशिप के लिए। और कभी कभी ना अच्छा भी होता है, कुछ इल्यूजन टूटते हैं। ये ऐसा वर्ष है जब भ्रम टूटेगा पार्टनर को लेकर, और कभी कभी वो अच्छा भी होता है। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको अपने पार्टनर को डिसलाइक करने पर मजबूर हो जाएंगी। ट्रस्ट इश्यूज भयंकर रहने वाले हैं, किसी और का इन्वॉल्वमेंट, मोरालिटी का इशू, चीटिंग, सब कुछ इस वर्ष दिख रहा है। और मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाएंगे कि ना क्या है, आप सब कुछ प्रयत्न कर चुके होंगे लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, तो व्यक्ति हार मान जाता है। ये वर्ष वैसा ही है। ध्यान भटकेगा, थोड़ा ध्यान आपका भी भटक सकता है। गलतियां दोनों साइड से दिख रही है। इमोशनली बहुत, ये कहता है ना कि जो तूफान सा होता है कोई एक समय, ये पूरा ही वर्ष वैसा दिख रहा है। लोगों का इन्फ्लुएंस रहेगा, आप कन्फेस भी करेंगे कि हाँ मैं आपसे गलतियां हो चुकी, लेकिन फिर भी एक टाइम होता है जब गलतियां सुधार सकते हैं, या एक टाइम तक होता है जहां पे गलतियां सुधार सकते हैं। बियॉन्ड दैट टाइम, बियॉन्ड दैट लिमिट, जब आपका पार्टनर या आप केयर ही नहीं करना चाहते ना, उसके बाद फिर कितना भी सॉरी बोल लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। शक बहुत होगा, और मैं तो कहूँगा कि अगर कुछ लगता है तो छानबीन कीजिए, क्योंकि बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं पे इन्वॉल्व हो इस वर्ष। बहुत अच्छा वर्ष तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक मैक्रो लेवल पर है, एक साल की बात, तो उसमें पीछे पीरियड आएंगे जो हम मंथली वगैरह में कवर करेंगे, पर इन टोटलिटी अच्छा वर्ष नहीं है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि केतु का प्रभाव पूरे वर्ष सप्तम पर रहेगा, साल के अंत में छोड़ेंगे। और सप्तम से 12वें में शनि है, सप्तम से 12वां यानी कि छठा भी अंत दिखाता है, और केतु भी ना डिटैचमेंट दिखाता है। तो ये वर्ष ऐसा है जहां पे थोड़े टाइम तक लगेगा कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, सफल हो सकती हैं, फिर चीज़ें अटक जाएंगी। और केतु तो कभी कभी अगर आपकी अंतर्दशा आदि भी कुछ ऐसी चल रही हो ना, शनि की, केतु की, बृहस्पति की, इवन शुक्र की, बहुत प्रॉब्लम्स हो। डिटैचमेंट, पूरा प्योर डिटैचमेंट अपने पार्टनर के प्रति। इसमें कौन से कालखंड जहाँ पे केयरफुल रहना है, 23 फरवरी से 2 अप्रैल सप्तमेश मंगल राहु के साथ अंगारक योग। बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं, अचानक से स्थितियां बहुत बिगड़ सकती हैं। फिर इसके बाद 2 अप्रैल से करीबन 11 मई तक सप्तमेश का अपने से 12वें में शनि के साथ होना, ये भी बहुत अच्छा पीरियड नहीं है। यहाँ पे भी बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां आपको झेलने को मिल सकती हैं। इसके बाद जून में मंगल आपके अष्टम भाव में जाएंगे, यहाँ से इवन यहीं से मंगल दोष स्टार्ट हो जाएगा 11 मई से। तो 11 मई से 1.5 महीने यहाँ पर, फिर 1.5 महीने यहाँ पर, वहाँ पे मंगल दोष बनेगा। ये पीरियड में बहुत भयंकर लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स और भयंकर एग्रेशन। फिर नीच भंग बनेगा 18 सितंबर से 31 अक्टूबर। ये विवाह के योग के लिए अच्छा है, लेकिन नीच भंग किससे बन रहा है? अब बाकी चीज़ों में अच्छा प्रभाव देगा, करियर आदि, लेकिन सप्तमेश मंगल नीच के होंगे, और सप्तम से 12वें के यानी कि बृहस्पति के सडन डाइवोर्सेस 18 सितंबर से 31 अक्टूबर यहाँ पे हो सकते हैं। और फिर वर्ष के अंत में 31 अक्टूबर को बृहस्पति यहाँ पे आके सप्तम को देखेंगे। वैसे तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो केतु के साथ बैठकर, और छठे घर के स्वामी, यानी कि जो लोग फिर भी एक उम्मीद बनाकर बैठे होंगे ना कि चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वर्ष के अंत में 31 अक्टूबर के बाद वो भी यही सोचेंगे कि अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये वर्ष वैवाहिक जीवन के लिए कोई बहुत ज़्यादा सुंदर प्रतीत नहीं होता। जिनकी कुंडलियाँ अच्छी हैं उनके बीच में प्रॉब्लम कैसी रहेगी? केवल एक डिटैचमेंट, केवल एक
कि भाई कभी कभी होता है हम अपने पार्टनर से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते, केवल उतना, पर कुंडली खराब है, अच्छी नहीं मिली हुई। अब कई लोग कहते हैं कुंडली नहीं मिलानी चाहिए, मत मिलाओ, किसने बोला, मत मिलाइए। जब प्रॉब्लम आती है तब दिखता है कि कुंडली मिली ही नहीं हुई थी। और कुंडली मिलान आज भी मैं कहता हूँ कि वो जो गुण होते हैं उसके बेसिस पर कभी भी आपको संपूर्णता नहीं मिलती, बहुत चीजें देखनी पड़ती। कभी कभी तो लोग सर कंसल्टेशन है सर उस पर कुंडली मिलान करिए, मैं समझाता हूँ कुंडली मिलान अपने आप में बहुत विस्तृत एक प्रोसेस होता है। आप शादियों में लाखों खर्च करते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं, लेकिन एक राय लेने के लिए कि भैया इवन लव मैरिज पे भी कुंडली मिलानी चाहिए। ये थ्योरी पता नहीं कौन कौन देते कि लव, देखिए शादी से पहले शादी के बाद जमीन आसमान का फर्क होता है व्यवहार में, परिस्थितियों में। तो वो एटलीस्ट पता चल जाए कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती है, किन ग्रहों के कारण आ सकती है। तो अगर कुंडली अच्छी नहीं मिली, कुंडली में बहुत दोष हैं, तो ये वर्ष बहुत खतरनाक जाएगा। विशेष प्रेडिक्शन, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे लेकिन कोई भी नहीं कर पाएगा। आत्मीय कनेक्शन कम रहेगा, बार बार ये प्रयास होगा कि चीज़ों को ठीक करें लेकिन नहीं हो पाएंगी। कंप्लेंट बहुत रहेगी, इम्पेशंस रहेगा, लॉयल्टी नहीं रहेगी, बहुत बार चीज़ें बहुत डीपली हर्ट करेंगी। फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर तो भयंकर झगड़े होंगे इस वर्ष, भयंकर। बहुत बड़ा कारण होता है, लोग माने ना माने, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिस्कशन की कमी वैवाहिक जीवन में, स्पेशली अगर आप मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, भाई पैसा भरपूर है तो फिर वहाँ पे क्या दिक्कत है, वहाँ पे कई चीज़ें अपने आप सुधर जाती है, ये सत्यता है। और बाकी इश्यूज होते हैं, लेकिन कई बार पैसों के कारण ही ना बहुत झगड़े होते हैं। ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। मैं तो कहूँगा कि जितना सरलता से इस वर्ष को निकाल लें, स्पेशली अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है मैरिड लाइफ में ना, उतना अच्छा है। जहाँ चीज़ें और वर्स हुई ना, फिर वो रुक नहीं पाएंगी, वो एक बेलगाम वाहन की तरह भागती रहेंगी। तो वर्ष बहुत अच्छा नहीं दिख रहा वैवाहिक जीवन के लिए। अब चेतावनियों या सावधानियों की बात करते हैं। सबसे पहले राहु पूरे वर्ष आपके पंचम में है, बहुत डिल्यूजन, बहुत कंफ्यूजन, बहुत डिसकंटेंटमेंट क्रिएट करते हैं, बच के रहिएगा। आप फालतू में शक करेंगे लोगों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, और यकीन मानिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, और उसके कारण मानसिक रूप से प्रॉब्लम्स अपनी बढ़ाएंगे, और फिर उसका ऑब्वियसली एक प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। वर्ष के शुरुआती भाग में जनवरी से फरवरी आपके चौथे भाव में बहुत सारे ग्रह होंगे, जिसमें मंगल भी होंगे और शुक्र भी होंगे। बहुत पोटेंट एक्सीडेंट का योग बन रहा है जनवरी से फरवरी, बहुत केयरफुल रहेगा। 2 अप्रैल से 11 मई शनि और मंगल आपके छठे भाव में होंगे। यहाँ पे आपके शत्रु आप पर बहुत हावी रह सकते हैं, कुछ जानबूझकर आपको तंग करेंगे, किसी लीगल प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं, इससे बचिएगा। फिर मंगल आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि उनको शनि दृष्ट करेंगे। ये कब होगा? मई, 11 मई से 21 जून। बहुत अस्थिरता, बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इवन इंजरीज के योग यहाँ पर बनते हैं। शत्रु बहुत तंग करेंगे इस पीरियड में, जब मंगल पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मंगल यहाँ पे शत्रु हंता भी बनते हैं, लेकिन शनि भी है, और फिर अष्टम में जाएंगे तो शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी। आप उन पर नियंत्रण जब तक यहाँ पे रहेंगे पा लेंगे, लेकिन जब वो यहाँ पे जाएंगे 11 मई से 21 जून, आपके शत्रु बहुत हावी रहेंगे। ग्रहण जैसे मैंने कहा था पहले भी कि लग रहे हैं, तो एक ग्रहण आपके पंचम में लगेगा, 11वें में। ये सब कब होगा? फिर से फरवरी मार्च में। आप ये मान के चलिए मार्च तक का टाइम, तो क्योंकि वक्री भी गुरु लग्न को देख रहे होंगे, बहुत असंतुलित जाएगा। स्पेशली फरवरी मार्च, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, धन, वैचारिक मतभेद, वैचारिक अस्थिरता, बच्चों के साथ संबंध बिगड़ना, चोट आदि लगना, ये बहुत हो सकता है। जुलाई में शनि ही वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को, और साल के दिसंबर 11 या 13 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। अब योग कारक का वक्री होना ना, यानी कि हर चीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट, हर चीज में। और शनि की बात करें तो मंदता। अगर आप मेरे राशिफल देखते हैं तो अगर आप तुला लग्न वाले जातक हैं, मे भी आपने ऑब्जर्व किया हो कि पिछले वर्ष भी जब शनि वक्री हुए थे और छठे घर में, पिछले वर्ष भी छठे घर में ही हुए थे, तो आप में बहुत आलस्य आ गया होगा, आपके काम अटकना शुरू हो गए होंगे। ये इस वर्ष भी इस पीरियड में होगा। बुध जो आपके भाग्येश है वो इस वर्ष 3 बार वक्री होंगे, 26 फरवरी से 21 मार्च, 29 जून से 24 जुलाई, 24 अक्टूबर से 13 नवंबर।
यहाँ पे भाग्य अवरोधक योग है, यानी कि भाग्य साथ नहीं देगा, बहुत काम अटकेंगे। और शुक्र लग्न में वक्री होंगे 3 अक्टूबर को और पतित हो जाएंगे 7 नवंबर को। बहुत भयंकर टाइम है, फिर से इंजरीज, रोग, दुश्मन और कर्जा चढ़ना, ये सब हो सकता है। तो ये कालखंड है जहां पे आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। चलते हैं सेहत की तरफ। जहां तक सेहत की बात है, ये वर्ष थोड़ा कठिन हो सकता है कई एरियाज में। सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जहां वो 10वें घर में उच्च के हो रहे हैं, जहां पे वो 30वें घर के स्वामी है, वो रोग भाव के स्वामी भी तो हैं। तभी मैं कहता हूँ ज्योतिष बहुत कि बस वो मोटिवेशन वाली नहीं होनी चाहिए। हाँ सब अच्छा अच्छा अच्छा, आपका रोगेश उच्च का हो रहा है, यानी कि बड़े रोग भी देगा आपको। और वो आपके लग्न को भी देखेंगे मार्च तक, वो आपके रोग भाव के स्वामी हैं, तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। जनवरी से फरवरी यहाँ पे 4थे घर में इतने सारे ग्रह रहेंगे, तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियक इश्यूज है, बहुत सचेत रहें। ब्रीदिंग इश्यूज है, और यहाँ पे एक्सीडेंट के योग है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया। गुरु और राहु लग्न को देखेंगे जून तक। ये वेट गेन, स्टमक डिसऑर्डर्स, मानसिक बीमारियां, एंग्जाइटी, ओसीडी, स्लीप डिसऑर्डर, डायबिटीज तक का योग बनाता है। कुछ लोगों को डायग्नोज हो सकती है। बहुत क्रिटिकल पीरियड रहेगा 2 अप्रैल से 2 अगस्त, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल आपके ना प्रबल मारक हैं। दूसरे भाव के स्वामी और सप्तम, ये दोनों ही मारक भाव है, दोनों के स्वामी मंगल हैं। तो मंगल जो है वो आपके प्रबल मारक ग्रह है, क्योंकि वो 2 अप्रैल से 6ठे घर में गोचर करना शुरू करेंगे। लग्न को देखेंगे, बड़े रोग, एक्सीडेंट्स, फिर यहाँ पे आ जाएंगे 11 मई को, और फिर 21 जून को यहाँ पे आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। तो ये सारा जो कालखंड है ना, ये बता रहा है कि बहुत ये पीरियड अप्रैल से लेकर 2 अगस्त यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स, इंजरीज, बड़े बड़े रोग, पुराने रोग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, बीपी, हार्ट, ये सारी प्रॉब्लम्स, इवन पाइल्स की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। 1 अगस्त से 2 सितंबर ये पीरियड क्यों कष्टकारी होगा? क्योंकि शुक्र आपके जो लग्नेश है वो 12वें घर में हो जाएंगे। तो यहाँ पे कई बड़े रोग, पुराने रोग, दवाइयाँ, हॉस्पिटल्स के चक्कर, ये सब लग सकता है। डायबिटीज, आंखों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर 1 अगस्त से हाँ ये तो हमने बात कर ली। 18 सितंबर से मंगल लग्न को देखेंगे। ठीक है, नीच भंग आदि बन रहा है, उसके कई एरियाज पे अच्छे इम्पैक्ट भी पड़ेंगे, लेकिन वो आपके प्रबल मारक हैं और वो आपके 6ठे घर के स्वामी के साथ देखेंगे। देखिए मैं आपको कहूँगा इस वर्ष आपके इंजरी, सर्जरी, एक्सीडेंट्स के योग बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, और कार्डियक, इंटेस्टाइन, लिवर, ये बड़े एरियाज हैं जिस पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली अगर आपकी कुंडली भी वीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा इन सारे ही एरियाज में। मंगल का प्रभाव लग्न पर फिर से बीपी आदि और एक्सीडेंट्स के योग बनाता है। फिर 2 सितंबर से साल के अंत तक ये पीरियड बहुत कष्टकारी होगा। यहाँ पे पहले आपके शुक्र लग्न में आएंगे, फिर वापस गिर जाएंगे, क्योंकि पतित हो रहे हैं। ये होगा नवंबर में, लेकिन शुक्र अष्टमेश है, वो लग्नेश है लेकिन अष्टमेश है। अचानक से पुराने हेल्थ इश्यूज, अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिजीजेस, ये सब तंग कर सकता है। तो ये वर्ष सेहत के लिए इन सारे एरियाज में थोड़ा सा कष्टकारी है। जितना हो सके अभी से अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करना शुरू कर दीजिए, वो आगे चलकर आपको हेल्प करेगा। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो है वर्ष। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये वर्ष काफ़ी अच्छा दिख रहा है कई एरियाज में। पंचम में पूरे वर्ष राहु बैठेंगे ऑलमोस्ट दिसंबर तक। विदेश जाना है, सबसे अच्छा पीरियड है। ऑलरेडी आप विदेश में पढ़ते हैं, सेटल होना है, इमिग्रेशन का काम करना है, नौकरी ढूंढनी है, बहुत अच्छा पीरियड है। पंचमेश पूरे वर्ष 6ठे घर में होंगे। कंपटीशन के लिए तो बहुत अच्छा वर्ष है। बृहस्पति मार्च से मार्गी होकर पंचम को देखेंगे, तो भाग्य का साथ 11 मार्च से 2 जून के बीच में भरपूर मिलेगा। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो आपके मंगल उच्च के हो जाएंगे 16 जनवरी से 23 फरवरी, ये कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। फिर मंगल शनि की युति भी होगी 2 अप्रैल से 11 मई, ये भी कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा पीरियड हो जाएगा आपका। गुरु का उच्च का होना 2 जून को, पंचम से 6ठे में, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास अपने ऊपर जागृत होगा।
और वर्ष के अंत में 31 अक्टूबर को फिर से गुरु राशि बदलकर पंचम को देखें, यानी कि भाग्य का साथ वर्ष के अंत में 31 अक्टूबर को के बाद अगर आपका कोई एग्जाम है तो बहुत अच्छा करेंगे। बस केयरफुल कहाँ रहना है, एक तो राहु पंचम में है तो डिल्यूजन रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को, तो 1-1.5 महीने थोड़े से कष्टकारी जाएंगे। और बुध जो कारक है स्टडीज के, वो 26 फरवरी से 21 मार्च, 29 जून से 24 जुलाई, 24 अक्टूबर से 13 नवंबर यहाँ पर वक्री रहेंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा संभालना है। और लग्नेश भी, शुक्र भी 3 अक्टूबर से 13 नवंबर तक वक्री रहेंगे, यहाँ पे भी केयरफुल रहेगा, वरना ओवरऑल तो वर्ष ठीक है स्टूडेंट्स के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा है इस वर्ष में। अपने आप से काम रखें, भाग्य बहुत साथ देगा, अपने आप को बृहद करें, बड़ा करें। इंस्पिरेशनल किताबें पढ़िए, इंस्पिरेशनल लोगों के बारे में पढ़िए, बैलेंस लाइए अपने जीवन में। ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ष है, फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फुल ऑफ सपोर्ट, फुल ऑफ लक। लेकिन अवेयरनेस बढ़ाइए कि आसपास चल क्या रहा है। एक कुएं के मेंढक नहीं बनना आपको। आगे बढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। यकीन मानिए वर्ष बहुत अच्छा है आपका। ट्रस्ट बढ़ेगा अपने ऊपर, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर कर बहुत आगे बढ़ पाएंगे। एडवेंचरस वर्ष है, रिस्क भी लेने का मौका मिलेगा, कुछ अलग करने का मौका मिलेगा, भाग्य का बहुत भरपूर साथ मिलेगा और कई चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। बस ओवर कॉन्फिडेंस, इल्यूजन और एडिक्शंस, इन चीज़ों से बच गए तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 4 शुक्रवार करना है। आपको दुर्गा जी के मंदिर में जाकर उनको गुलाब की पुष्प की माला अर्पण करनी है और माता की चुनरी अर्पण करनी है। वहीं पर एक 4 मुखी घी का दिया अर्पण करना है। माता को गुड़ और शहद युक्त मिठाई, कोई भी घर में खीर बना लीजिए, कुछ भी जिसमें गुड़ और शहद दोनों डले हो, इसका भोग लगाइएगा। वहाँ बैठकर दुर्गा चालीसा का 8 बार पाठ कीजिएगा और ओम शुभ गुणाय नमः और ओम शुक्राय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप कीजिएगा। किसी भी वृद्धाश्रम में अपने सक्षमता के अनुसार कुछ दान कीजिएगा और वृक्षारोपण कीजिएगा, कोई भी वृक्ष लगाइएगा या लगवाइएगा। ये उपाय 4 शुक्रवार कर लेंगे तो जीवन के हर एरिया में आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सेहत के उपाय की। सेहत के लिए आपको ये उपाय 2 सोमवार करना है। आपको एक पात्र में दूध, सफ़ेद तिल, जौ, काले तिल, शहद और इलायची के कुछ दाने, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, फिर जल से अभिषेक कीजिए। तली हुई मिठाई और 2 प्रकार के फलों का भोग लगाइए। एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिए। ओम महामृत्युंजयाय नमः या ओम मृत्युंजयाय नमः। अगर मुश्किल लगता है मंत्र तो ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और महादेव के मंदिर में शक्कर का दान कीजिए। 2 सोमवार इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं धन, व्यापार, नौकरी के लिए उपाय। ये उपाय आपको 2 अमावस्या करना है। लक्ष्मी जी को 2 प्रकार की दूध की मिठाइयों का भोग लगाइए और 2 प्रकार के हलवों का भोग लगाइए। 8 बार लक्ष्मी चालीसा पढ़िए, 4 घी के 4 तिल के दिए, सब में सुपारी के दाने हो। ये सब करके माता को कमल का फूल अवश्य अर्पण कीजिएगा। 2 शुक्रवार, 2 अमावस्या की रात को इस उपाय को करेंगे, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। इन करियर, बिजनेस, पैसा, जहाँ पे भी धन के मामले हो, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। अब प्यार, वैवाहिक जीवन, इवन घर में संपन्नता बनी रहे, उसके लिए क्या करें? शिवजी और पार्वती माता, इनका आपको 2 शुक्रवार पंचामृत से अभिषेक करना है, जिसमें गुलाब जल भी हो। पंचामृत बनाइएगा, उसमें गुलाब जल मिला लीजिएगा। दुर्गा मंदिर में आपको नारियल चढ़ाने हैं जिस पे सिंदूर का तिलक हो, और दुर्गा मंदिर में ही आपको इत्र और अगरबत्ती और घी का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।